डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे जो पहला चैप्टर होगा वो हमारा साझेदारी होगा। तो साझेदारी के बारे में आज हम पूरी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो साझेदारी से संबंधित जो भी कक्षा 12वीं से संबंधित वीडियो डालूं कॉमर्स का वो आप तक पहुंच सके। आपको पुस्तक कौन से लेने हैं तो देख लीजिए, मैं कौन से पुस्तक से पढ़ा रहा हूं। नवबोध लेखा शास्त्र से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमको साझेदारी के बारे में समझना है। तो साझेदारी में देखिए, साझेदारी फर्मों का लेखांकन अध्याय 2 है और आप लोगों को पेज नंबर कौन से में मिलेगा इसको भी मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 66 के बगल में है, ठीक है। तो साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत, इसको आज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमको शब्दावली से शुरू करना है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताते जाऊँगा। आपको हर चीज़ों को तो नहीं बता सकता, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उन सब को मैं बताते जाऊँगा। आप उन सब को जो है ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है हमको समझना है कि साझेदारी क्या होता है। साझेदारी देखिए, साझेदारी जो है थ्योरी को मैं पढ़ते जाऊंगा, आपको क्लियर होते जाएगा। जहां पर मेरे को लगेगा कि समझाने की आवश्यकता है वहां पर मैं आपको समझाते भी चलूंगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है थ्योरी से ही स्पष्ट हो जा रही हैं। तो पहला देखिए, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो उन सब के द्वारा सब की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए स्थापित हुआ है। पहला तो हम इसको समझने से पहले हम चलते हैं साझेदारी क्या है। साझेदारी से आशय को हम समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, साझेदारी से आशय। तो मनुष्य स्वभाव से ही क्या होता है, मनुष्य स्वभाव से ही आत्मविश्वासी एवं स्वाभिमानी होता है। मनुष्य क्या होता है, स्वभाव से ही आत्मविश्वासी एवं स्वाभिमानी होता है। जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक सभी कार्य स्वयं करता है। आप भी वैसे ही करते हैं, परंतु एकांकी व्यापारी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। पूंजी की कमी, सीमित कार्यकुशलता, असीमित उत्तरदायित्व के कारण साझेदारी का जन्म हुआ है। क्या होता है, मनुष्य सभी कार्य तो स्वयं करता है, परंतु एकांकी व्यापारी सर्वगुण संपन्न नहीं होते। एकाकी व्यापार के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पूंजी की कमी, सीमित कार्यकुशलता, असीमित उत्तरदायित्व के कारण साझेदारी का जन्म हुआ है। अब हमको आपको समझाना है कि पहले क्या होता था, व्यवसाय जो है एकल व्यवसाय होता था। एकल व्यवसाय मतलब एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार में क्या होता था, एक व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी भी लगाता था, व्यवसाय का संचालन भी करता था। लाभ होता था तो वही प्राप्त करता था और हानि होता था तो उसी को ही वहन करना पड़ता था। इस प्रकार से जो है व्यवसाय करता था। लेकिन जो है धीरे धीरे क्या होती गई, व्यवसाय का स्वरूप आकार बढ़ते गया। व्यवसाय मतलब दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति होते गया। तो उसके हिसाब से फिर जो है जो एकाकी व्यापारी है उसके पास जो है पूंजी की कमी, सीमित कार्यकुशलता, असीमित उत्तरदायित्व, ये सब जो है उनके मतलब कारण होते गए, जिसके कारण जो है वह बड़ा व्यवसाय नहीं कर पाता था। जिसके कारण जो है क्या हो गया, साझेदारी का जन्म हुआ। और साझेदारी का जब जन्म हुआ तब उसमें क्या हुआ, बड़ा व्यवसाय करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। बड़ा व्यवसाय करने के लिए क्या होता है, अधिक मात्रा में पूंजी और कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पूंजी, कुशलता एवं अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाया जाता। व्यवसाय की सफलता के लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करने का निश्चय करते हैं। किसी के द्वारा धन जुटाया जाता है, किसी के द्वारा ज्ञान और कार्य शुरू कर दिया जाता है। मिलकर कार्य करने की इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले केवल एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संचालन सारी चीज़ें करता था, ठीक है। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा व्यवसाय की आवश्यकता महसूस होते गई, वैसे वैसे जो है लोगों के पास, जो एकाकी व्यापारी है उसके पास पूंजी की कमी होती गई, साधन सीमित होते गए। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए भी जो है क्या हुआ, साझेदारी का जन्म हुआ। और साझेदारी में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के जो है किसी वैध व्यापार को, जो सरकार की नज़रों में वैध हो, उस व्यापार को चलाने के लिए आपस में समझौता करते हैं और उस समझौते के तहत फिर उस व्यवसाय का संचालन करते हैं। और जो भी लाभ होता है या हानि होता है उसको क्या करते हैं हम लोग
आपस में मिलकर वहन करते हैं। हाँ, लाभ हुआ तो उसको बांट लेंगे और हानि हुआ तो उसको वहन करेंगे। वहन करेंगे मतलब उसको सहना पड़ता है, उतने हानि को उनको झेलना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है साझेदारी का जन्म हुआ और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपस में मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति को ही क्या बोला जाता है, साझेदारी बोला जाता है। आपको क्लियर हो गया। अब इसकी परिभाषा को देखिए। परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी, अनुभव एवं श्रम को लगाते हैं और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम साझेदारी कहते हैं। समझ में आया। किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पूंजी, अनुभव और श्रम को लगाते हैं, उसके फलस्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, साझेदारी कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम, तो कौन सा अधिनियम है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि धारा 4 के अनुसार ये उसके परिभाषा है, ये इंपॉर्टेंट है। साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की परिभाषा लिखिए, आपका प्रश्न 2-3 नंबर का आ सकता है। ठीक, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो। समझ में आ गया कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध मतलब एक प्रकार का समझौता है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो। क्लियर हो गया। और बाकी जो परिभाषाएं हैं उसको भी आप पढ़ सकते हो, बाकी ये दोनों को याद रखना आपको जरूरी है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है शब्दावली। शब्दावली से थोड़ा सा समझते हैं। साझेदारी के बारे में आपने समझ लिया। फिर साझेदारी संलेख क्या होता है, तो साझेदारी संलेख क्या होता है, तो साझेदारी इस संलेख मतलब संलेख या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। जो भी साझेदारी व्यवसाय है उसमें व्यवसाय का जो भी नियम एवं शर्तें हैं उसका उल्लेख जिस मतलब लेख में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। क्लियर हो गया। संबंध संलेख या अनुबंध का ऐसे समझौते से जिसमें साझेदारी व्यवसाय संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। क्लियर हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है कि साझेदारों की पूंजी। तो साझेदारों के द्वारा जो भी व्यवसाय में धनराशि लाई जाती है या माल लाया जाता है या संपत्ति लाया जाता है वो क्या कहलाएगा, साझेदारों की पूंजी कहलाएगा। फिर चौथा है लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो साझेदारों का जो है लाभ अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आपको समझ में याद रखना है कि लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो है बनाया जाने वाला खाता क्या कहलाएगा, लाभ हानि नियोजन खाता कहलाएगा। किसके, तो साझेदारों के वितरित की जाने वाली लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाने वाला खाता क्या कहलाएगा, लाभ हानि नियोजन खाता कहलाएगा। फिर है स्थायी पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। दो प्रकार की विधियां हैं इसमें मतलब तो आपको ध्यान रखना है कि स्थायी पूंजी विधि में क्या होता है और परिवर्तनशील में। तो साझेदारी की अवधि में इस पूंजी में कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, क्योंकि यह स्थिर होती है, स्थायी है, इसलिए इसमें कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होगी। चूँकि इस विधि में साझेदारों के पूंजी खाते अपरिवर्तनशील होते हैं, इस विधि के अंतर्गत दो खाते खोले जाते हैं। पहला है साझेदारों की पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी को ही हमको आगे चल करके गणितीय जो क्वेश्चन है उसको हमको बनाना है। इसका अकाउंट्स का जो क्वेश्चन है वो भी आएगा। साझेदारों को पूंजी खाता भी बनाएंगे और साझेदारों को चालू खाता भी बनाएंगे हम। ठीक, और इस परिवर्तनशील विधि से भी हमको बनाना पड़ेगा। तो परिवर्तनशील विधि में भी देखिए पूंजी खाते में उनकी पूंजी पर ब्याज, आहरण, वेतन, लाभ, हानि का भाग आदि लिखा जाता है। इसलिए पूंजी खाते के शेष प्रति वर्ष बदल जाते हैं। पूंजी खाते का शेष क्या हो जाता है, हर साल बदलते रहता है। कौन सी विधि में, परिवर्तनशील पूंजी वाले जो विधि है उसमें। क्लियर हो गया। इसमें केवल एक खाते बनेंगे, इसमें दो खाते बनेंगे। पहला तो साझेदारों का पूंजी खाता। स्थायी पूंजी विधि में
साझेदारों को पूंजी खाता और चालू खाता दोनों बनता है, जबकि परिवर्तनशील में केवल एक खाते बनते हैं। क्लियर हो गया। फिर लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी में क्या होता है कि जो भी नया साझेदार है या मैनेजर है, लाभ प्राप्ति की निश्चित राशि गारंटी के रूप में किसी एक या सभी साझेदार द्वारा देना। यदि लाभ में कमी हो तो उसकी पूर्ति द्वारा अनुपात या बराबर करना। मतलब सबके द्वारा क्या किया जाता है, या तो कोई एक साझेदार लाभ की गारंटी, जैसे कोई नया साझेदार है या मैनेजर रखे हैं, उसको निश्चित राशि जो है देने का क्या क्या गारंटी दिए हुए हैं, और लाभ अगर कम हो जाता है तो उस स्थिति में भी उसको किसी एक साझेदार का द्वारा या सभी के साझेदार के द्वारा क्या किया जाता है, वहन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए साझेदारी की परिभाषा भी हम समझ लें। अब हम समझते हैं साझेदारी की विशेषता या लक्षण। साझेदारी की विशेषता या लक्षण को आपको समझना जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला है अनुबंध या समझौता। तो साझेदारी की विशेषता या लक्षण ये क्या होता है? विशेषता मतलब उसके गुणों को बताना। तो साझेदारी की विशेषता तो आपको यहाँ से मिल जाएगी परिभाषा से ही। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पूंजी, अनुभव, श्रम को लगाते हैं और उसके फलस्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो पहला में क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर समझौते के अनुसार। समझौता मतलब एक प्रकार क्या अनुबंध है। तो पहला पॉइंट हो गया अनुबंध या समझौता। दूसरा, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, तो यहाँ पर है साझेदारों की संख्या। उसको क्या बोलेंगे हम? साझेदारों की संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, कि कितने व्यक्ति रहेंगे इसमें, कम से कम कितने व्यक्ति रहेंगे, अधिकतम कितने व्यक्ति रहेंगे, बैंकिंग व्यवसाय में सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, ये सब के बारे में हमको जानना पड़ेगा। फिर तीसरा चीज़ मिल रहा है वैधानिक व्यापार। तो व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक। तो व्यवसाय कैसा है उसके बारे में हमको मिल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं। तो लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो यहाँ पर लाभ विभाजन ये 4 पॉइंट आपको क्या है, परिभाषा से मिल जाएगा। क्लियर हो गया। 4 पॉइंट आपको परिभाषा से जान लेना है। ठीक। तो अनुबंध या समझौता, तो साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है। अतः यह आवश्यक है कि साझेदारों के मध्य समझौता हो। समझौते लिखित या मौखिक भी हो सकता है, परंतु लिखित समझौता ही साझेदारों के हित में होता है। अब कैसे हित में होता है उसको भी आप समझ लीजिए। क्या होता है, कभी कभी साझेदारों के बीच मनमुटाव हो गए या वाद विवाद की स्थिति हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। उस स्थिति में क्या होता है, अगर समझौता लिखित है तो व्यक्ति जो है, जो भी और साझेदार है, जो पीड़ित साझेदार है, वो न्यायालय की शरण में जाकर जो है न्याय प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर समझौता मौखिक है तो वो कहाँ जाएगा, उसके पास तो कोई लिखित सबूत नहीं रहेगा। उस स्थिति में उसको न्याय मिलने में भी परेशानी हो सकती है। ठीक। दूसरा है साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या जो है कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं सामान्य साझेदारी में। अब बैंकिंग साझेदारी में जो है कम से कम 10 व्यक्ति होते हैं। आगे जो यहाँ पर लिखा है ये कि पहले क्या होता था, कंपनी अधिनियम 2013 यहाँ से पढ़ लीजिए। अधिनियम में अधिकतम संख्या के बारे में मौन है, किंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या वह होगी जो निर्धारित की जाएगी, 100 से अधिक नहीं होगी। परंतु कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अंतर्गत यह संख्या क्या कर दी गई है, 50 तक सीमित कर दी गई है। समझ में आया? अधिकतम संख्या क्या कर दी है, 50 तक सीमित कर दी गई है बोल रहा है। और भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय मतलब जो बैंक संबंधी जो व्यवसाय है, बैंकिंग से संबंधित जो व्यवसाय है, उसमें जो है अधिकतम जो साझेदारों की संख्या वो कितने होने चाहिए, 10 होनी चाहिए। पार्टनर, अधिकतम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। चलिए आगे। फिर है तीसरा व्यवसाय। तो साझेदारी के लिए किसी न किसी वैध व्यवसाय का होना आवश्यक। वैध व्यवसाय मतलब समझ गए, ऐसा व्यवसाय जिसके लिए जो है सरकार सरकार से मान्यता प्राप्त हो। मतलब ऐसा व्यवसाय होना चाहिए जिसमें सरकार प्रतिबंध न लगाए, ऐसे व्यवसाय को आप कर सकते हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं का जब व्यवसाय करेंगे तो वह साझेदारी वैध नहीं कहलाएगी, अवैध हो जाएगी, है ना। तो इसलिए साझेदारी के लिए किसी वैध व्यवसाय का होना आवश्यक होता है। जब किसी व्यापार का उद्देश्य वैधानिक नहीं होगा तब तक साझेदारी नहीं हो सकती। ठीक है।
जैसे 4 लोग मिल करके अगर चोरी करेंगे तो वो कोई साझेदारी नहीं कहलाएगा, ठीक है। या किसी मादक पदार्थ मतलब नशीले पदार्थ का अगर विक्रय कर रहा है तो वो भी क्या होगा, अवैध होगा, अवैध व्यवसाय है, ठीक। हथियारों का लेन देन हो रहा है तो भी वो क्या है, एक प्रकार का अवैध है, क्योंकि सरकार के द्वारा इन सब के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और आप ऐसे व्यवसाय को करेंगे तो वो क्या होगा, वैध व्यवसाय नहीं कहलाएगा, वो अवैध कहलाएगा। क्लियर हो गया। फिर लाभ विभाजन, साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना एवं आपस में वितरित करना होना चाहिए। यदि कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो यह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। मतलब परोपकार मतलब दूसरों को भलाई करने के उद्देश्य, दूसरों के मतलब भला करने के उद्देश्य अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो क्या है, वो साझेदारी नहीं होगा। लाभों को बांटना साझेदारी का अनिवार्य अंग है। इसलिए जो है ऐसा कार्य जिसमें हमको लाभ हो और उसको हम आपस में बांटें, ऐसा कार्य होगा तब वह क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगा। क्लियर हो गया। फिर है उसके बाद है प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना। तो प्रत्येक साझेदार अपने कार्य से फर्म को बद्ध कर सकता है। समझौता द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य फर्म द्वारा किया गया, साझेदार द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य क्या है, फर्म द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। इस तरह साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार को फर्म का एजेंट होता है। प्रत्येक साझेदार क्या होता है, फर्म का एजेंट होता है। क्लियर हो गया। फिर असीमित उत्तरदायित्व या असीमित दायित्व भी कह सकते हैं। फर्म के ऋण को चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि जो भी साझेदार है, अगर फर्म के द्वारा ऋण लिया गया है, फर्म मतलब जो भी संस्था है उन लोग चला रहे हैं, उसके द्वारा क्या लिया गया है, ऋण लिया गया है, तो उस ऋण को चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व असीमित हो। असीमित मतलब उसका जो व्यक्तिगत संपत्ति है, जो पूंजी लगाया है उतना तो है ही, लेकिन जो उसका व्यक्तिगत संपत्ति है उसको भी जो है, अगर फर्म के ऋण को नहीं चुकाया जा रहा है तो उसके व्यक्तिगत संपत्ति को भी बेच करके उस फर्म के ऋण को चुकाने के लिए वह बाध्य होगा, ऐसा है, ठीक। फिर 7वां है व्यापार का संचालन। तो फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या उनकी ओर से कितने ही सदस्यों द्वारा संचालित किया जा सकता है। मतलब सबके द्वारा किया जा सकता है या किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है, ऐसा है। फिर उसके बाद पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। तो सामान्यतः प्रत्येक साझेदार निश्चित अनुपात में पूंजी लगाता है, किंतु बिना पूंजी के भी साझेदार बन सकता है। व्यवसाय के संबंध में परामर्श देने या कुशलता के कारण साझेदार बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया। कोई कुशल व्यक्ति है उसको भी हम साझेदार बना लेते हैं। मतलब कोई व्यक्ति क्या है, व्यवसाय में पूंजी तो नहीं लगा सकता लेकिन होशियार है, व्यवसाय का संचालन अच्छे से कर सकता है, तो उसको भी हम क्या बना लेते हैं, अपने व्यवसाय में साझेदार बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद है 9वां क्या लिखा है, सदस्य की पात्रता केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। कोई संस्था, संघ या व्यक्तियों का समुदाय साझेदार नहीं बन सकता। कोई संस्था, कोई भी प्रकार का संस्था है वो क्या है, इसमें साझेदार नहीं होगा। संघ, किसी प्रकार का कोई संघ बना हुआ है मतलब व्यक्तियों का समूह है, वो इसमें क्या होगा, साझेदार नहीं बन सकता। फिर फर्म का नाम, जैसे आपका नाम होता है ना, आपका नाम राम, रमेश, गीता, सीमा, मनीषा, इस प्रकार आपका नाम है, उसी प्रकार जो भी हम साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय का भी एक नाम होता है, उस फर्म का भी नाम होता है। तो जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं साझेदार कहलाते हैं और संयुक्त रूप से फर्म कहलाते हैं। जिस नाम से फर्म का व्यवसाय चलाया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं साझेदार के अधिकार। साझेदार के अधिकार, तो साझेदार के क्या क्या अधिकार होते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए। संचालन में भाग, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। प्रत्येक जो साझेदार है उनको व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में क्या होता है, भाग लेने का, मतलब वो व्यवसाय को चलाने के लिए मतलब भाग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा निरीक्षण का अधिकार। तो प्रत्येक साझेदार को फर्म के लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार होता है। मतलब जो भी लेन देन हो रहा है उसका जो भी हम हिसाब किताब की बहियाँ बना रहे हैं उसको निरीक्षण करने का, उसको देखने का अधिकार होता है। फिर सलाह देने का अधिकार, फर्म के कार्यों में प्रत्येक साझेदार को सलाह देने का अधिकार होता है। फर्म के कार्यों में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रत्येक साझेदार को क्या होता है, सलाह देने का अधिकार होता है। लाभ में हिस्सा, लाभ में प्रत्येक साझेदार को फर्म के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। जो भी साझेदार बना है उसको लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। फिर संयुक्त स्वामित्व, प्रत्येक साझेदार का फर्म की संपत्तियों में संयुक्त स्वामित्व होता है। मतलब जो भी फर्म की संपत्तियां खरीदी गई है उसमें उसका भी स्वामित्व होगा, किसी एक का नहीं होगा, वो सब का होगा, इसलिए संयुक्त स्वामित्व होता है। फिर ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को अपनी पूंजी के अतिरिक्त
फर्म को दिए गए ऋण पर 60% नहीं, ये 6% है। कितना प्रतिशत? 6% वार्षिक दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो प्रत्येक साझेदार को अपनी पूंजी एकत्रित, मतलब जो भी साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगाया उसको छोड़ करके और अगर पैसा दे रहा है व्यवसाय में ऋण के रूप में दे रहा है तो उस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का उसको अधिकार होगा। फिर 7वां है अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को अन्य साझेदारों की सहमति या साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होगा। मतलब उसका अगर छुट्टी आवश्यकता है छुट्टी के लिए तो वो मतलब छुट्टी ले सकता है, अवकाश ले सकता है। आपात स्थिति में, आपातकाल में प्रत्येक साझेदार को अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने का अधिकार। आपात स्थिति मतलब कई बार होता है आपात स्थिति, मान लिया जाए फर्म में आग लग गया या किसी प्रकार चोरी हो गई या और कुछ हो गया, उस स्थिति में आपातकाल की स्थिति में क्या हो गया, उस स्थिति में क्या होगा, वो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने का अधिकार रखता है। ठीक है, फिर नए साझेदार के प्रवेश पर रोक। नए साझेदार के प्रवेश पर रोक, साझेदार को नए साझेदार के प्रवेश पर रोक का अधिकार। कोई भी नया साझेदार अगर आ रहा है तो जो भी साझेदार पुराने साझेदार हैं वो नए साझेदार के प्रवेश पर जो है रोक लगा सकता है। सबकी सहमति से नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दे सकते हैं, किंतु केवल एक व्यक्ति के सहमति से मतलब नया साझेदार को फर्म में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। सबकी सब सहमति जब करेंगे तब उसको जो है नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है, इसलिए जो है रोक का अधिकार भी रखता है। ठीक है, अब ये इतने हो गए हैं क्या, इतने जो है साझेदार के अधिकार हैं। आगे के वीडियो में जो है और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं आप डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम सीधा जो है गणितीय जो प्रश्न है उसकी ओर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को देखिए, एक बार समझिए और 2 बार 3 बार करके देखिए और अच्छे से समझ जाइए सारी चीज़ों को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आगे कक्षा 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम वाले उन सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि मैं अधिक से अधिक आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद।